जी, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की कितने वीडियो 30वें नंबर की वीडियो के लिए। आज की मतलब ये बेटा इसलिए कि आपके ना इंग्लिश पेडागोजी का 3 चैप्टर थे जो मेजर थे। मैंने तीनों में पूरा का पूरा इसमें कवर कर लिया पेडागोजी का। हो सकता है कुछ एडिशनल हो तो कुल कुछ अप्रोचेज होंगी, जैसे बॉटम अप्रोच क्या होता है, बॉटम टू अप क्या होगा, टॉप टू डाउन क्या होगा, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है, या कुछ थिंकिंग, उससे रिलेटेड वीडियो शायद मैं कल डालने वाला हूं। तो आज ये 3 ही मिलेंगे आप लोगों को। तो अब देखिएगा जरा ये क्या है क्या नहीं, पहले समझ लो। देखिएगा अब ना एक वर्ड है इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन को आप क्या बोलते हैं? मूल्यांकन। देखिए हर चीज जो जरूरत की है, मतलब इवैल्यूएशन से पहले कुछ रहा होगा तो उसका नाम क्या था? असेसमेंट। अच्छा, असेसमेंट से भी पहले क्या रहा होगा? मेजरमेंट। अब ना हर चीज देखो, मेजरमेंट का मतलब क्या था? मापन। और इसका मतलब क्या था? आकलन। और ये वाला जो है वर्ड क्या है? मूल्यांकन। देखिए ये वाला मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि ये ना कहने के लिए बस आपका ऐसा लग रहा होगा कि ये जो पार्ट होगा आपका, हाँ, इंग्लिश पेडागोजी, लेकिन बेटा ये वाला अगर आप अपने सीडीपी वाले पार्ट में भी जाएंगे तो उसमें भी आपकी क्या देगा? मदद, क्योंकि उसमें भी इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्लीज ये वाला पूरा ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम टाइम में बेहतर बन पाए। क्या होगा? तो शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले ने शुरुआत किसकी हुई थी? मेजरमेंट। मेजरमेंट वो है जो पता कर जाए नंबर के हिसाब से, यार मेरी हाइट कितनी है? मेजरमेंट है। ये पूछेंगे कि भाई एज कितनी है? मेजरमेंट है। लेकिन मैं कैसा इंसान हूं, इसका असेसमेंट करने के लिए कोई नंबर तो नहीं दिए जा सकते। आपको उस चीज को क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। और उसके बाद आप मेरा क्या दे सकते हैं? रिजल्ट। इसका मतलब आप उसके बाद में क्या करेंगे? इवेलुएट। तो इस टॉपिक के साथ जो इवेल्युएशन बेटा बड़ा ध्यान से पढ़ना। मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में आता ही नहीं, लेकिन मेजरमेंट क्या था जरा समझ लो। जिसके दुख भोगी तो आप लोग और हम लोग हैं ही। जैसे जब हम लोग अपने स्कूल में पढ़ा करते थे तो पहले होशियार इतने हुआ नहीं करते थे, क्योंकि हमें मैडम होशियार समझा नहीं करती थी। अब टीचर बन गए तो आप लोगों को भी लगने लगा चलो कुछ तो आता ही होगा, भरोसा कर लेते हैं। हम भी ऐसे ही सोचते थे भाई। तो होता क्या था, जब क्लास में 2 बच्चे होते थे ना, ए और बी नाम के, तो ए और बी में से ना ए कभी किसी मैडम का परफेक्ट हो गया, वो पढ़ने में भी अच्छा हुआ करता था। ऐसा नहीं मैं कहना चाहता पढ़ने में अच्छा नहीं, लेकिन होता क्या था कि अगर ये दोनों के दोनों बच्चे टेस्ट दिया करते थे और इस टेस्ट देने में बेटा एक बच्चे का नंबर 8 आ जाए और एक बच्चे के मार्क्स कितने आ जाए? 9, तो ये बात तय थी कि हमेशा ना टीचर जो मेजरमेंट करती थी वो कहती थी कि जिसके मार्क्स 9 है ना, वो क्या है? अच्छे वाला बच्चा है। तो ठीक है भाई, नंबर के बेसिस पे। लेकिन एक बार कहानी में ट्विस्ट आया, और जब मैडम ने टेस्ट लिया तो दोनों बच्चों के नंबर ही क्या आ जाए? 8 आ जाए। और 8 अगर आ गए तो इसका मतलब मैडम कंफ्यूजन में आ जाती थी कि यार ये वाला ज्यादा बच्चा होशियार है, क्योंकि अगर इसको मॉनिटर बनाए क्लास का तो ये बोलेगा मैडम ऐसा मेरा क्या गुनाह कि मेरे को क्यों नहीं बना रहे? हाँ भाई, गुनाह तो नहीं उस बच्चे का, सही बात है। तो इसका मतलब मैडम ये पता करने चलेगी कि यार इन दोनों बच्चों में से बेस्ट वाला बच्चा कौन है। अब अगर वो बेस्ट वाला बच्चा पता करने चलेंगे तो मैडम को उसको चेक करने के लिए कुछ पता करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को पता करने के लिए जाएंगे तो मैडम को जाना पड़ेगा एक नई चीज के बाद, जिसका नाम क्या कहलाएगा? असेसमेंट। ये कि कौन से बच्चे की नॉलेज ज्यादा बेहतर। अब जब आप असेसमेंट को लेके जाते हैं तो मेरे बच्चे असेसमेंट ना 2 टाइप से आता है, जिसका नाम आप नॉर्मली जानते हैं। एक आ जाता है फॉर्मेटिव। क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब मैं शॉर्ट में लिखना शुरू करूं ताकि टाइम बचे। और दूसरे वाला जो कहलाता है बेटा फॉर्मेटिव के बाद क्या कहता है? समेटिव। क्या कहलाता है? समेटिव। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक तरफ होगा, समेटिव असेसमेंट। अब हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? रूपात्मक। और इसको क्या बोला जाता है? योगात्मक। क्या बोला जाता है? रूपात्मक आकलन। और इसको क्या बोला जाता है? योगात्मक। या संरचनात्मक, आप संरचनात्मक भी बोल सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन संरचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होता है इसलिए मैंने इसको रूपात्मक ही रखा। तो एक क्या होगा? योगात्मक। अच्छा, इन चीजों को जरा ध्यान से समझना क्या चीजें हैं। देखो ये है फॉर्मेटिव और ये क्या है? समेटिव। अब ना मैं तुम्हें इनकी डिटेल में लेके जाऊं ना तो बड़े कंफ्यूजन में आ जाओगे, और एग्जाम देते टाइम ना इतनी चीजें ध्यान नहीं। मेरे बेटा जो फॉर्मेटिव होगा वो ना उसकी खास बात होगी, हमेशा याद रखना, वो हमेशा ना ड्यूरिंग होगा। क्या होगा? ड्यूरिंग। तो हिंदी वाले के बच्चों का, हिंदी वालों को क्या? दौरान। कोई भी ऐसा असेसमेंट जो आपके पढ़ाने के दौरान किया जाता है वो हमेशा क्या होगा? फॉर्मेटिव। लाइक कि जैसे हम लोग जब पढ़ाते हैं आपको, तो इसका मतलब पढ़ाने के दौरान कभी कभी हम आपका बीच में टेस्ट ले लेते हैं, तो नॉर्मली वो क्या कहलाता है? फॉर्मेटिव। और समेटिव का मतलब सम का मतलब क्या हुआ? टोटल, मतलब योगात्मक। या इसको पूरा करोगे तो सबमिट। सबमिट का मतलब हुआ कि किसी चीज को जमा कर देना। जैसे भाई हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते थे, हमने प्रोजेक्ट बनाया और उसको क्या कर दिया? सबमिट। अब मैडम को उसमें मार्क्स देने हैं, तो इसका मतलब जब वो मार्क्स देंगे तो हम उसे दोबारा से इंप्रूव नहीं कर सकते, इसका मतलब फाइनल है। तो इसका मतलब जो एंड में होगा,
या फिर क्या होगा लास्ट में, या फिर किस में होगा अंत में। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी असेसमेंट जो लास्ट में हो, एंड में हो, अंत में होगा, वो क्या कहलाएगा सम्मेटिव, और जो पढ़ाई के दौरान होगा इसका मतलब क्या कहलाएगा फॉर्मेटिव। आप इस फॉर्मेटिव सम्मेटिव को क्या समझते हैं जरा समझो। मतलब ये कि मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के दौरान अगर ये लाइव क्लास हो रही होती और लाइव क्लास के दौरान मैं तुमसे सवाल पूछ रहा होता तो तुम उस सवाल के दौरान जो मुझे जवाब दे रहे होते बेटा वो क्या था फॉर्मेटिव। लेकिन अब मैं क्लास पढ़ाने के बाद आपके लिए कुछ सवाल छोड़ दे जाता हूं, तो इसका मतलब आप जब मेरी पूरी की पूरी वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं ये आपके लिए अच्छी है बुरी है, तो आपने मेरा जो असेसमेंट किया वो क्या किया फाइनल। बाद में कोई भी चीज ऐसी जो ड्यूरिंग होगी वो क्या कहलाएगी फॉर्मेटिव, और जो भी लास्ट में होगी क्या हो सम्मेटिव। देखिए फॉर्मेटिव सम्मेटिव तो था, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कम। आपसे 3 नई चीजें पूछ ली जाती हैं जो आती हैं कुछ इस तरह से। एक पूछेगा आपसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दूसरा मेरे बच्चे पूछ सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और तीसरा पूछ सकता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब देखो एक सवाल सामने आया ये वाली बात कि तीनों में ना असेसमेंट 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 कॉमन, लर्निंग लर्निंग लर्निंग। इसका मतलब जो वर्ड कॉमन नहीं है वो कौन कौन से हैं, ऑफ नहीं है, फॉर नहीं है, और क्या नहीं है एज। अब अगर आप मुझे हिंदी में पूछते अधिगम के लिए, अधिगम से, अधिगम का, तो उसमें ना कंफ्यूजन हो जाती है। मैं तुम्हें जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं ना बेटा बस उसे एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना, बड़ा ट्रिकी है, समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फॉर्मेटिव और यहाँ क्या लिखा है फॉर, तो सवाल ये पूछ लेगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट एज। मानो उसने तुमसे पूछा असेसमेंट फॉर लर्निंग इज नोन एज, या असेसमेंट फॉर लर्निंग इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ असेसमेंट। देख मेरे बेटा यहां पे क्या लिखा था फॉर, यहां पे भी क्या लिखा है फॉर, तो इसका मतलब जब भी तुमसे कोई पूछेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है तो सीधी सी बात है जो जवाब जाएगा वो क्या है फॉर्मेटिव। अब जरा समझो एक बात तो तय है कि यहां पे नंबर था 1, नंबर था 2 और ये नंबर था 3, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि इधर तो असेसमेंट मेरे पास कितने हैं 2 ही, लेकिन बेटा अगर ये 2 हैं तो एक बात और तय है कि एक असेसमेंट तो वो हुआ जो आपके टीचर ने पढ़ाई के दौरान चेक किया। मतलब ये कि जैसे हम लोग सीटेट की कोचिंग देते हैं और जब सीटेट की कोचिंग देते हैं तो हम लोग ना मॉक टेस्ट की कोई सीरीज लेते हैं, तो हम ना जब बच्चे से टेस्ट ले रहे होते हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इसका मतलब वो टेस्ट लेने का मतलब है कि वो बच्चा ना कंटिन्यूस उस प्रोसेस को क्या कर रहा है इंप्रूव कर रहा है। मतलब पहले टेस्ट में कुछ मार्क्स आए फिर दूसरा दे सकता है, दूसरे में इंप्रूव कर सकता है, कम आए तब भी, ज्यादा है तब भी। लेकिन अब सीटेट का एग्जाम 9 दिसंबर को होगा तो उसमें बस एक ही मौका मिलेगा, जैसा भी रिजल्ट होगा वही होगा। इसका मतलब ये कि जब जब फॉर्मेटिव होता है वो आपके लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है इंप्रूव, लेकिन समेटिव जो होता है वो तो लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देता है रिजल्ट। तो अगर दोनों में से बेस्ट बोला जाए तो नॉर्मली कौन कहलाएगा फॉर्मेटिव, उससे कम क्या कहलाएगा समेटिव। लेकिन बेटा बात यह है कि यहां तो 2 ही चीज थी और यहां पे कितनी चीजें हैं 3, तो इन तीनों चीजें में जैसे फॉर्मेटिव हुआ मेरे पढ़ाने के दौरान मैंने तुमसे कुछ सवाल चेक किया तो इसका मतलब मेरा असेसमेंट था। सीटेट वालों ने आपसे सीटेट के बारे में जब पूछेगा सीटेट का था, लेकिन इस बीच में जो आज की परेशानी में तुम लोग ये परेशान हो रहे हो कि ये भी हुआ है ये नहीं हुआ वो कर लिया ये नहीं, तो एक डर है। डर के बाद कुछ चीजें तो आपको लग रहा है बिल्कुल हो गया टिक करते गए चेकलिस्ट में, लेकिन कुछ में डर है। तो इसका मतलब ना तो आज मैं असेसमेंट कर रहा हूं ना असेसमेंट सीटेट कर रहा है, असेसमेंट आप क्या कर रहे हैं खुद, और जब आप खुद कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि आपको कौन सी चीजें आ रही हैं और कौन सी चीजें नहीं। तो इसका मतलब जो असेसमेंट आप खुद करते हैं वो सबसे बेस्ट असेसमेंट जाता है। इसीलिए नॉर्मली आपको किताब में कहीं मिलता नहीं लेकिन फिर भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो मेरे बच्चे जो तीसरा असेसमेंट होता है उसे बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं आकलन। तो इसका मतलब जब सेल्फ असेसमेंट होगा तो आप अपने आप को जिस दिन जज करना शुरू कर देते हो उस दिन तो आप अपनी कमियों को दूर करना भी क्या कर देते हैं शुरू। तो इसका मतलब जो काम आप अपने लिए करते हैं वो हमेशा किसके साथ जाता है एज। तो अगर किसी ने तुमसे पूछा कि असेसमेंट एज लर्निंग होगा तो इसका मतलब किसके साथ चला जाएगा सेल्फ असेसमेंट। अब फोर किसके साथ गया था फॉर्मेटिव, और तो इसका मतलब बचा मेरे पास कौन सा ऑफ, यहां मेरे पास कौन बचा सम। तो अगर तुमसे किसी ने पूछा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है तो सीधी बात है मेरे बच्चे जो जवाब होगा इसका मतलब वो क्या होगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज नोन एज समेटिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज नोन एज फॉर्मेटिव और असेसमेंट एज लर्निंग इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। क्लियर है वाली बात। अब जरा इस चीज को एक बार थोड़ा सा और समझो ये क्या है जरा देखो। अच्छा एक बात देखो, तीनों चीजें तो क्लियर हुई,
फॉर्मेटिव जब होगा तो इसका मतलब फॉर्मेटिव जब आपको पढ़ाने के दौरान पूछा जाता है तो इसका मतलब कभी कभी बेटा वो टेस्ट भी हो सकता है और कभी कभी वो लर्निंग प्रोसेस को चेक करने का तरीका। पढ़ाने के दौरान मैडम ने खड़ा किया, चल बेटा ये सवाल बताओ, तो इसका मतलब मैडम टेस्ट नहीं ले रही, बस जानना चाहती है। लेकिन पढ़ाने के दौरान मैडम पढ़ाती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम आपको वीडियो देते हैं और वीडियो के बाद आपको पीडीएफ देते हैं, तो इसका मतलब बेटा मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उसका आंसर नहीं बताता। इसका मतलब उसमें थोड़ा बहुत लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने का क्या है तरीका। लेकिन कोई भी अब याद रखना, कोई भी ऐसी चीज जिसके रिजल्ट में मैक्सिमम टाइम कोई चेंज नहीं हो सकता वो क्या कहलाएगा, समेटिव। लेकिन जिसके रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए आपको पढ़ा देता हूं वो क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव क्या होगा, बेहतर। अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए ना एक बार एक सवाल है, जरा आ जाओ देख लेते हैं एक बार। मेरे सामने बेटा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट। तो मतलब फॉर्मेटिव मैंने क्या बताया, फॉर्मेटिव है तो क्या मिलेगा, फॉर। तो इसका मतलब ये ऑफ लर्निंग है, एट लर्निंग है, इन लर्निंग है, फॉर लर्निंग है। ऑफ होता है तो इसका मतलब तुम समझ ही जाते क्या होता है, समेटिव। तो इसका मतलब जो असेसमेंट फॉर्मेटिव के लिए पूछ रहा है उसके लिए आंसर क्या जाएगा, फॉर लर्निंग। या मेरा क्या होगा आंसर। अब जरा इस चीज को थोड़ा सा और समझ लो। इसका मतलब अब हुआ क्या कि मेजरमेंट के बाद जिस चीज को चेक करने के लिए हमने असेसमेंट लिया, उस असेसमेंट ने हमें क्या दे दिया, रिजल्ट। और असेसमेंट ने रिजल्ट दिया तो हम पहुंच जाते हैं किसके पास, इवैल्यूएशन। यही इवैल्यूएशन आपने अगर एक नाम पढ़ा होगा तो आपने CCE का मतलब पढ़ते हैं तो कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिख देता हूं, और इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, P है बेटा ये, और ये तो लिखा ही हुआ है इवैल। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन अगर होगा तो इसका मतलब किसी काम को क्या बरा, ये हिंदी में आप जानते हैं क्या, सतत व्यापक मूल्यांकन। मेरे बच्चे इसको तो छोड़ो ना, मेरे को इससे कोई मतलब था, मेरे को ना इस चीज में बस एक बात दिखानी थी, जो वर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, ये पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, पूछा भी है कि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या। देखिए कॉन्टिन्यूस तो कोई काम होगा लगातार, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। अब ये पूछ लेगा व्हाट इज द बेटा कॉम्प्रिहेंसिव ना दो पार्ट में चला जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है स्कोलास्टिक और दूसरे का नाम होता है कोस्कोलास्टिक। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, स्कोलिस्टिक जो होता है वो रिलेट किससे करता है, आपके एकेडमिक से। लेकिन को स्कोलिस्टिक इसका मतलब जो करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती जिसमें आप खेल कूद का, सदन का, इन सारी चीजों का जिक्र करते हो। होता ये था कि बच्चे को ना पहले मेजरमेंट के बेस पे जिसके मार्क्स कम हुए तो भाई रोक दिया, वहीं पास कर दिया, फेल कर दिया ये। लेकिन धीरे धीरे कि बच्चा अगर थोड़ा सा क्या कर रहा है, इसका एकेडमिक में स्कोर कम आ रहा है तो उसका इसका देखा जाता था कि यार वो बच्चा कहीं दूसरी जगह तो स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसका इनिशिएट उधर से कुछ नंबर लेके इसमें डाल के उस बच्चे को ग्रेडिंग करके आगे पास कर दिया जाता था। तो नॉर्मली आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इन टर्म ऑफ सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवन। तो बेटा जब भी कॉम्प्रिहेंसिव का कोई मीनिंग पूछेगा तो बस याद रखना कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होगा, ऐसा चीज जिसमें स्कोलिस्टिक और कोस्कोलिस्टिक। अच्छा, अगर स्कोलिस्टिक को स्कोलिस्टिक ना दिया हो तो इसका मतलब जब खेल कूद और पढ़ाई का कर रहे हैं तो सारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोस्कोलिस्टिक का मतलब स्कोलिस्टिक का मतलब इंक्लूड कर दूं तो ये भी कहा जा सकता है ऑल ओवर डेवलपमेंट, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। तो इसका मतलब बेटा जब भी तुमसे कोई सवाल पूछेगा तो तीन सवाल पूछेगा, जो मेजर है समझ लो एक बार दोबारा। फॉर्मेटिव पूछेगा, फोर होगा, समेटिव पूछेगा, ऑफ होगा, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब स्कोलिस्टिक, कोस्कोलिस्टिक या ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। अगर इस चीज को देखो तो एक बार जरा ना सवाल में दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को इससे क्लियर देखो। सवाल आएगा, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग पूछेगा तो हमने क्या पूछा कि कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है, स्कोलिस्टिक एंड कोस्कोलिस्टिक। देखिएगा जरा आपके सर है कि कोस्कोलिस्टिक, हाँ, पहले वाले में स्कोलिस्टिक नहीं, दूसरे में कोस्कोलिस्टिक नहीं, तीसरा एकेडमिक नहीं, और लास्ट वाला क्या कहता है, स्कोलिस्टिक एंड कोस्कोलिस्टिक डेवलपमेंट। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार इससे रिलेटेड और जितने सवाल हैं हमारे पास एक बार देख लेते हैं ताकि इजिली उसे कनेक्ट करके पूरे चैप्टर को सोल्व करें और एग्जाम के अपना ओरिएंटेड। पहला सवाल बेटा, जिसमें पहला सवाल यहां पे लिखा है तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखा है, जरा ध्यान से एक सेकंड, ये रहा। तो आपके सामने एक पहला सवाल है तो उसने क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कि नीचे देखिए सवाल नहीं है लेकिन इसका मतलब ऑप्शन में से चार ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से आपको एक चीज क्या है, ट्रू दी गई है। पहला,
ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट, मैंने क्या बताया था, फॉर्मेटिव टास्क बेटा लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए भी लिया जाता है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द असेसमेंट ऑलवेज। तो इसका मतलब पहले वाला तो जवाब नहीं होगा। दूसरा कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। अब मैंने बोला कि अगर कोई आफ्टर होगा तो इसका मतलब वो कभी भी ना बेटा सबमिटिव होगा, क्योंकि जो फॉर्मेटिव हो तो क्या होगा ड्यूरिंग, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी मेरा आंसर नहीं। तीसरा बोलेगा व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज्ड टू असेसमेंट। हाँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ने के दौरान मैं ये चेक करता हूं मेरे बच्चे को आया, और इस बीच में उसका कभी कभी टेस्ट भी ले सकता हूं। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी तक डी देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट। बेटा मैंने पहली वीडियो में बोला है कि कभी भी बच्चे को आप ना जब डिवाइड करते हैं तो गुड, एवरेज, पुअर, तो वो कभी भी मेरा आंसर नहीं। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलेगा, इसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल, जो सवाल नंबर क्या है ये, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव। आप ना कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ के लिए जब पढ़ते हैं तो सबसे बेहतर किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। पहला, टीचिंग लर्नर टू रन अ फिंगर पेंसिल अंडर द टीचिंग लर्नर टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड। बेटा उन लाइनों के साथ रीड करके नीचे वो बेस्ट होगा, वो तो हटा दो नहीं। दूसरा कहता है आस्किंग द चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट, जोर जोर से पढ़ना, तो कोई मोटिव नहीं ले रहे, हटा दो भाई। तीसरा कहता है हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली, कि आराम आराम से धीरे से पढ़ना, चलो मान लिया। लास्ट क्या कहता है, लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है तो इसका मतलब पढ़िएगा, उससे कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन भी करिएगा। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके साथ, 3 के साथ। 3 पे कहता है व्हाट इज द स्किल अमंग द वन गिवन बिलो दैट कैन नॉट बी टेस्टेड इन अ फॉर्मल रिटन। मैंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि फॉर्मल रिटन टेक्स्ट में कौन सी चीजें नहीं चेक कर। पहला, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ फ्रेजेस, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर और बेटा रीडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए भी ठीक है, वर्ड फ्रेज के लिए भी ठीक है, एनालिसिस के लिए भी ठीक है, लेकिन आप जब किसी चीज को समझने के साथ वो कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप प्लेजर खुशी के लिए तो करेंगे नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और याद रखना बेटा कुछ सवालों के साथ जिनके साथ कैन नोट आता है ना, उन सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ना। चलिएगा, नेक्स्ट पढ़ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास आ जाता है ये नंबर 4। क्या है 4, जरा देख लीजिएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके बारे में हमने जान ही लिया, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो आता है वो क्या कहता है, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव, अभी समझा है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है, वो जिसके साथ स्कॉलस्टिक और कोस्कॉलस्टिक दोनों आते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट कहता है क्या, द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। देख मेरे बच्चे, इसमें ना एक सवाल, पहली बात तो यूनिट टेस्ट आपकी वैल्यू को, कोई भी चीज मैंने कहा था वैल्यू को चेक करने का ऐसा कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो यूनिट टेस्ट वो हो नहीं सकता, समेटिव टेस्ट हो नहीं सकता, पोर्टफोलियो भी नहीं। लेकिन बीच में एक सवाल है जिसे बोला जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड वाली वीडियो होगी वो मैं आपके लिए कल लेके आने वाला हूं, आज नहीं होगा, बट फिर भी बता देता हूं। एनेक्डोटल में ए याद रखना, ए से ओल याद रखना, कि वो वाले रिकॉर्ड जिसमें बच्चे के पर्सनल और जिसमें उसके एकेडमिक और पर्सनल सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, दैट और डिटेल में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट में क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी अडॉप्टेड बाय ऑल द स्कूल, बिकॉज क्यों अपनाना चाहिए भैया, अरे यार जो चीज बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट को देखती है वो बिल्कुल ध्यान में। पहला कहता है इट फ्री द लर्नर स्टूडेंट टू हार्ड वर्क, नहीं हटाओ। दूसरा कहता है इट अफोर्ड टीचर अपॉर्चुनिटी, हम चाइल्ड ओरिएंटेड और चाइल्ड सेंटर्ड वो क्लासेस देते हैं, टीचर सेंटर्ड नहीं, तो हटाओ। तीसरा कहता है इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, भैया ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है, कौन सा अपडेट आया है कि नहीं, हटाओ। लास्ट कहता है ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट डू नॉट असेस एंड एनहांस ऑल द एट्रीब्यूट एंड एबिलिटी। हाँ, क्योंकि जो पेपर पेंसिल टेस्ट था वो तो बेटा मार्किंग बताता था, लेकिन असेसमेंट ने तो ये भी बताया ना कि बच्चा और दूसरी चीजों में क्या करता है। तो इसका मतलब अभी तो हमने जाना स्कॉलिस्टिक अगर एकेडमिक था तो को स्कॉलिस्टिक से अदर एक्टिविटीज से बच्चे को इसका एंगेज करके पार्टिसिपेट कराना, ये चीजें प्रोसेस में मतलब इन्वॉल्वमेंट कराना। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मेरा क्वेश्चन नंबर है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, हम किसी चीज का असेसमेंट करते हैं तो ये थोड़ी ना कि यार पास फेल ही बताया, हम असेसमेंट करते हैं कि मेरे बच्चे ने कितना जाना और कितना नहीं। टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। टू डिसाइड पास और फेल, ना हम असेसमेंट पास और फेल के लिए नहीं। टू मेजर, मैंने कहा जब असेसमेंट है तो मेजरमेंट वैसे नहीं हटाओ। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, राइटिंग से रिलेटेड कुछ था नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़िएगा, ये कहता था लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू ट्रेडिशनल पेपर। मैंने अभी पढ़ाया था लैंग्वेज स्किल्स वाले में, अगर ध्यान से देखेंगे तो बेटा जिसमें पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं होगी, तो इसका मतलब है लिसनिंग और स्पीकिंग में कभी पेपर पेन की जरूरत नहीं, रीडिंग में पेपर की जरूरत, राइटिंग में जरूरत पड़ेगी, और इधर नीचे ना रीडिंग में। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ए। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ, सवाल क्या आता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर टू असेसमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज एकेडमिक बोथ स्कॉलस्टिक एंड, तो भाई जरूरत ही नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव था, बताया था, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं, चलिएगा आइएगा, क्वेश्चन नंबर आता है 11। When a teacher asks the learner to judge the action of a character in a story that have just read the extract them, मतलब when a teacher asks the learner to judge the action of a character in a story they have just read see extract them, मतलब ये कि जो अभी आप ना किसी के कैरेक्टर को जज करना है तो क्या करना है, कैसे, तो कहते हैं अंडरस्टैंड फैक्ट दैट स्टेटेड, जो दिया गया है उसे समझना, इवेलुएट करना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, गो बियॉन्ड, बेटा जो है उसी में से करना था, तो इसका मतलब समझना तो है ही बच्चे, तो उससे रिजल्ट मांग रही है मैडम, तो इसका मतलब रीडिंग नहीं होगा, बियॉन्ड टेक्स्ट नहीं होगा, अंडरस्टैंड वाली बात तो नहीं आ जाएगी, किसके साथ, इवैल्यूएशन के साथ, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, इवैल्यूएट, कि आपको उसको क्या करना है, जज करना है, रिजल्ट देना है। नंबर 12 ये कहता है ड्यूरिंग ड्रामेटाइजेशन व्हेन एन टीचर यूज सिंपैथी, अच्छा दो वर्ड होते हैं, एक होता है इम्पैथिक होना और एक होता है सिंपैथिक होना। इम्पैथिक होना व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, मतलब यार मेरे को कुछ पेन है और आप मुझसे नॉर्मल पूछ लो कि सर ठीक है पेन, मतलब पेपर एग्जाम सर पढ़ाई दो, तो इसका मतलब आप मेरे दर्द को नहीं महसूस कर रहे, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहे हैं। लेकिन आपने मुझसे पूछा कि सर, मैंने कहा भाई मेरे को पैर में पेन है, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा, आपने कहा ठीक है सर आज मत क्लास लो, लेकिन मन ही मन में कह रहे हो यार हमारा तो पेपर आ रहा है, ये वाला फलाना, फिर भी दिक्कत, लेकिन मैं घर जाऊँ और घर जाके आप मेरे को फ़ोन या मैसेज पे कर पूछ लो कि सर आपकी तबीयत कैसे, इसका मतलब जब सामने वाले के दुख को आप अपना जैसा समझते हैं तब आप कैसे एम्पैथिक। इसका मतलब जब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा और आप नहीं समझ में आ रहा छोड़ना, लेकिन जब आप सोचेंगे बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, उस चीज की जानकारी लेंगे, पता करेंगे, तो इसका मतलब मोड क्या होगा, एम्पैथिक होना, और एम्पैथिक इज ऑलवेज बेटर देन सिंपैथिक। तो बेटा ड्रामेटाइजेशन में इसका मतलब एम्पैथिक होगा, तो इसका मतलब वैसी सिचुएशन जो सामने वाली थी वो, पहला कहता है सिंपैथाइज होना, अभी बोला, एम्पैथिक कहता है सिंपैथाइज नहीं, दूसरा कहता है गेट इनटू द स्किन, हाँ क्योंकि आप जैसे थे उसके जैसा ही बनना, एप्रिशिएट द कैरेक्टर ना, लास्ट क्रिटिकल एनालिसिस वो भी नहीं, तो जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, देखिए इवैल्यूएशन के बेस्ट 15 to 18 क्वेश्चंस हैं, आप इनको कर लीजिएगा, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो टू कंडक्ट मोर एंड, बेटा अगर टेस्ट होते तो फिर को करिकुलर क्या करता, हटाओ। दूसरा है टू टेस्ट एवरी एक्सेप्ट, हाँ क्योंकि अगर कॉम्प्रिहेंसिव होगा तो स्कोलिस्टिक भी चेक करेगा, कोलिस्टिक ये हो सकता है। तीसरा कहता है डी एम्पैथाइज मेमोराइजेशन, हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है। लास्ट कहता है टू मेक श्योर द लर्नर डू नॉट फॉरगेट, अब ये सुनना कि यार जो पढ़ाया वो भूले ना, यार ऐसा कभी पॉसिबल है, तो इसका मतलब हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव क्या करता है, टू टेस्ट एवरी, क्योंकि ऑल ओवर डेवलपमेंट अगर आएगा तो क्वेश्चन किस साथ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के। बेटा मैंने बोला था टर्म याद करना, लेकिन पेडागोजिकल तरीके से समझना, प्रैक्टिकली हर सवाल को, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन आता है ये वाला, देखिए मैं इसमें होमवर्क अभी इसलिए नहीं देना चाह रहा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि आपके पास ना टाइम कम है, वरना इसलिए मैं आज सारे ऑप्शंस को डिस्कस करके जा रहा हूं ताकि आप सवालों को समझे और अपना 9th को अच्छे से एग्जाम दें। एक सवाल आता है, स्पीकर ये पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, स्पीकर 2 बोलता है कश्मीर, ड्यूरिंग द असेसमेंट स्टूडेंट स्पीकिंग लिसनिंग स्किल मार्क वुड बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द एक्सचेंज। अब बेटा किसी ने तुमसे पूछा व्हाट इज योर नेम और आप बताओगे माय नेम इज रोहित, तो सही है, लेकिन डायरेक्ट रोहित बोल दोगे तो आपको पता है WH फैमिली से जो भी स्टार्ट होता है उसका आंसर हमेशा क्या हो, कंप्लीट, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका आंसर हमेशा यस या नो में। तो डू यू लाइक चॉकलेट, यस, बस खत्म। लेकिन इसने क्या पूछा है, वेयर से, तो अगर वेयर से पूछा होगा तो इसका मतलब आंसर, बच्चे दूसरे वाले ने क्या दिया है, शॉर्ट, तो इसका मतलब सेकंड स्पीकर क्या है, गलत, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी द सेकंड स्पीकर। इसमें आर बेटा मिसिंग है, चेक कर लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, आपके असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या, नंबर होने चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या जनरल एबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट की, सीधी सी बात है, असेसमेंट होना चाहिए बच्चे को लेके, तो ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं जो आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 36, ये 15, ये मेरा आज का लास्ट सवाल होगा आप लोगों के लिए, क्राइटेरिया ऑफ स्कोरिंग, तो इसका मतलब आपने देख ही लिया, जो आंसर है वो क्या है, डी। अब बेटा जी इतना ही था मेरी तरफ से आपके लिए इवैल्यूएशन का चैप्टर, आप अच्छे से पढ़िएगा, बड़े आराम से पढ़िएगा, टेंशन को दूर रखिएगा, उसको मत पढ़िएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। खैर अभी तो दूसरा काम मत करें। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।